हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हमें एक नक्सलवादी हमला देखने को मिला है, जिस हमले में कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जाहिर तौर पर बहुत दुखद घटना रही और आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत में और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी आंदोलन है उसे सीमित क्यों नहीं किया जा चुका है, उस पर काबू क्यों नहीं किया जा सका है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम छत्तीसगढ़ में जो हालिया हमला हुआ है उस हमले के बारे में कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर जो हमले को अंजाम दिया गया वो वर्तमान समय में ही क्यों दिया गया। इसके बाद हम देश में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में ही ये आंदोलन इतना ज़्यादा प्रभावी क्यों है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस संबंध में केंद्र सरकार ने क्या प्रयास किए हैं उन प्रयासों पर भी बात करेंगे और एक सवाल पर भी बात करेंगे। साथ ही ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज और आंतरिक सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हालिया जो हमला हुआ है उस हमले के बारे में कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हमें एक नक्सली हमला देखने को मिला है और ये जो हमला हुआ था ये छत्तीसगढ़ सरकार की जिला रिजर्व फोर्स पर किया गया था, जिला रिजर्व गार्ड पर किया गया था और इस पूरे हमले के दौरान तकरीबन 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें से 10 पुलिस अफसर थे और एक सिविलियन व्यक्ति था। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी घटना थी और ये जो घटना हुई है ये पूरी घटना पिछले 2 सालों में हुई अब तक की सबसे बड़ी नक्सलवादी घटना है और इसी वजह से कई जानकार ये कह रहे हैं कि इस पूरी घटना की वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में एक बार फिर से हमें नक्सलवाद का उदय देखने को मिल सकता है। तो ये तो इस घटना की बात हुई। इसके अलावा जो हालिया घटना हुई है, जो हालिया हमला हुआ है, उस पूरे हमले को हम माओवादी हमले के एक ट्रेंड के अनुरूप में देख सकते हैं। माओवादी हमलों का ट्रेंड क्या रहा है उस ट्रेंड पर बात करें तो अक्सर ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि जो भी भारत में माओवादी गतिविधियां होती हैं वो सभी की सभी एक्टिविटीज मुख्य तौर पर फरवरी से जून महीने के बीच में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर यही अवधि क्यों, इसी टाइम पीरियड में माओवादी हमला क्यों करते हैं। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यही है कि इस पूरी अवधि के दौरान जो मौसम रहता है वो बहुत ज्यादा साफ रहता है और जून के बाद यानी जुलाई के महीने में भारत में मॉनसून की शुरुआत हो जाती है। अब जब मॉनसून की शुरुआत होती है तो इसकी वजह से नक्सलवादी गतिविधियों को अंजाम देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मॉनसून की वजह से जंगलों में जो छोटी छोटी नदियां हैं उन नदियों का प्रवाह बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, उनका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तो ऐसे में नक्सलवादियों के लिए उन नदियों को पार करना मुश्किल होता है। इसके अलावा मॉनसून के दौरान जो जंगली घास है, जो फॉरेस्ट ग्रास है, वो भी उसकी लंबाई भी बहुत तेजी से बढ़ती है। इसकी वजह से जंगलों में जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इन्हीं तमाम कारकों की वजह से जंगलों में इस पूरी अवधि के दौरान जो नक्सलवादी अभियान है उन्हें संचालित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इसी वजह से नक्सलवादी एक विशेष अवधि के दौरान ही अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं और उस पूरी अवधि की समाप्ति के बाद नक्सलवादी वापस अपने कैंप में चले जाते हैं। इसके अलावा पिछले जो कुछ वर्षों में बड़े हमले देखने को मिले हैं वो सभी के सभी बड़े हमले हमें इसी अवधि के दौरान देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए साल 2010 में हमें एक बहुत बड़ा नक्सलवादी हमला देखने को मिला था जिसे आज हम चिंतलनार नरसंहार यानी कि मैसेकर के नाम से जानते हैं और इस पूरी घटना के दौरान तकरीबन 76 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और इसी की वजह से ये जो पूरा हमला था ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नक्सलवादी हमला माना जाता है। तो जाहिर तौर पर इस पूरी अवधि के दौरान गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस पूरी अवधि में नक्सलवादी जो आईईडी का प्रयोग करते हैं वो भी बढ़ जाता है, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का जो उपयोग है वो भी बढ़ जाता है। अब इस पूरे साल की बात करें तो साल 2023 में अब तक तकरीबन छत्तीसगढ़ में 34 आईईडी हमले देखने को मिल चुके हैं और अगर इन आंकड़ों की तुलना पिछले साल से करें यानी कि साल 2022 से करें तो साल 2022 में इस अवधि के दौरान तकरीबन 28 हमले देखने को मिले थे और साल 2021 के दौरान तकरीबन 21 हमले देखने को मिले थे। यानी कि इन आंकड़ों से हम कह सकते हैं कि साल 2023 में नक्सलवादी गतिविधियों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये तो हालिया संदर्भ की बात हुई, उससे जुड़े ट्रेंड की बात हुई।
अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में भारत में जो उग्रवाद की स्थिति है, जो माओवादी उग्रवाद है, जो वामपंथी उग्रवाद है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप सरकार के स्रोतों को देखेंगे, आंकड़ों पर नजर डालेंगे, तो इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में भारत में जो नक्सलवादी आंदोलन है, उसमें कुछ हद तक कमी जरूर देखने को मिली है। जो वामपंथी उग्रवाद है और इस उग्रवाद से जुड़ी जो हिंसा है, जो प्रभाव है, उस प्रभाव में लगातार कमी देखने को मिली है। और इस कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे एक फैक्टर ये है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने नक्सलवादियों के खिलाफ जो कार्यवाही की है, वो कार्यवाही बहुत ज्यादा सफल साबित हुई है। इसके अलावा सरकार द्वारा जंगलों के भीतर बहुत ज्यादा अंदर तक जाकर सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से सुरक्षा बल बहुत डीप तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वहां पर सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास किया गया है। और एक तीसरा कारण ये रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो नक्सलवादी आंदोलन है, वो युवाओं को लुभाने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। और इसी की वजह से नक्सलवादी आंदोलन को पिछले कुछ सालों में कोई भी बड़ा युवा नेता नहीं मिल सका है। और इन तमाम फैक्टर्स की वजह से हमें भारत में नक्सलवाद की कमी देखने को मिल रही है। और अगर आप गृह मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, तो उन आंकड़ों से भी हमें यही कुछ ऐसा पता चलता है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 के बाद से भारत में जो नक्सलवादी हिंसा है, उस हिंसा में तकरीबन 77% की कमी देखने को मिली है। इसके अलावा इससे होने वाली मौतों में भी तकरीबन 90% की कमी आई है। उदाहरण के लिए साल 2010 में नक्सलवादी हिंसा की वजह से तकरीबन 1005 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों की तुलना साल 2022 के आंकड़ों से करेंगे, तो साल 2022 में केवल 98 लोगों की मौत हुई थी नक्सलवादी हमले की वजह से। तो जाहिर तौर पर पिछले कुछ सालों में लगातार हम ये देख रहे हैं, लगातार एक ये ट्रेंड रहा है कि भारत में जो नक्सलवादी हिंसा है, वो लगातार कम होती जा रही है। और सरकार द्वारा भारत के अधिकांश हिस्से को नक्सलवाद मुक्त क्षेत्र के तौर पर घोषित किया गया है। उदाहरण के लिए जब 2000 के दशक की शुरुआत हुई थी, तो उस समय भारत में तकरीबन 200 जिले ऐसे थे जिन्हें सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर नक्सलवाद से प्रभावित घोषित किया गया था। लेकिन हालिया आंकड़े ये बताते हैं कि वर्तमान समय में केवल 90 जिले ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने आधिकारिक तौर पर नक्सलवाद से प्रभावित घोषित किया है। और इनमें से केवल 45 जिले ही ऐसे हैं जहां पर हमें औपचारिक तौर पर नक्सलवादी हिंसाएं देखने को मिलती हैं। तो जाहिर तौर पर पिछले कुछ समय में आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये जो तमाम राज्य हैं, ये राज्य पहले नक्सलवाद का गढ़ हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय में इन सभी राज्यों में जो नक्सलवादी गतिविधियां हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। यहाँ पर शून्य उपस्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर इन राज्यों में नक्सलवादी मौजूद नहीं है, तो नक्सलवादी आखिर है कहाँ? तो वर्तमान समय में भारत में जो नक्सलवाद का केंद्र बना हुआ है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी भी नक्सलवाद बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर मौजूद है। और छत्तीसगढ़ के जो नक्सलवादी हैं, वो बहुत बड़ी उपस्थिति में मौजूद हैं, बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और उन्हीं जो नक्सलवादी हैं, उन्हीं जो माओवादी हैं, उन्हीं के पास ऐसी क्षमता मौजूद है कि वो एक बहुत व्यापक स्तर पर एक सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 5 सालों में, यानी कि साल 2018 से साल 2022 के बीच हमें जो आंदोलन देखने को मिले, जो हिंसक घटनाएं देखने को मिली, तकरीबन 1132 घटनाएं देखने को मिली। और इन घटनाओं में तकरीबन 168 सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी और मुख्य तौर पर 325 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब यहाँ पर सबसे विशेष बात यह रही कि जितने लोगों की मौत हुई, उसमें से तकरीबन 70 से 90% मौतें तो केवल छत्तीसगढ़ में देखने को मिली थी। तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन है, ये बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर मौजूद है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में अभी तक इस आंदोलन को काबू क्यों नहीं किया जा चुका है? छत्तीसगढ़ में अभी भी ये जो पूरी स्थिति है, इतने गंभीर स्तर पर मौजूद क्यों है? उसको जानने की कोशिश करें तो भारत में नक्सलवाद आंदोलन को लेकर, नक्सलवाद हिंसा को लेकर जो तमाम जानकार मौजूद हैं, उन जानकारों के बीच एक सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रचलित है, एक जो मत है, जो आइडियोलॉजी है, वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। वो ये है कि यदि हमें भारत में नक्सलवाद आंदोलन को समाप्त करना है, तो उस आंदोलन को सीमित करने के लिए हमें राज्य पुलिस की बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि राज्य पुलिस की सहायता के बिना, स्थानीय लोगों की सहायता के बिना आप नक्सलवाद आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जो राज्य की पुलिस होती है, जो स्थानीय लोग होते हैं, उन्हें स्थानीय भूगोल का ज्ञान होता है, जो ज्योग्राफी होती है, जो टोपोग्राफी होती है, उसका ज्ञान होता है, स्थानीय भाषा का ज्ञान होता है। तो ऐसे में इस तमाम नॉलेज के आधार पर वो स्थानीय स्तर पर एक बेहतर खुफिया तंत्र स्थापित कर सकते हैं और इसी खुफिया तंत्र के माध्यम से हमें नक्सलवादी क्षेत्रों में अभियान चलाने में मदद मिलती है और इसके माध्यम से हम बेहतर स्तर पर नक्सलवादियों को समाप्त कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत का पालन कर कर तमाम राज्यों ने, जैसे कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इस तरह की जो बहुत सारे राज्य हैं, उन्होंने अपने क्षेत्रों में इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन्हें समाप्त किया है। इन सभी राज्यों में सबसे पहले विशेष पुलिस इकाई बनाई गई थी, स्पेशल पुलिस यूनिट्स बनाई गई। इन यूनिट्स में जो स्थानीय लोग थे उन लोगों को शामिल किया गया, जो पुलिस अधिकारी थे उन अधिकारियों को भी जोड़ा गया और इसके बाद इस पूरी यूनिट को प्रशिक्षण दिया गया, विशेष स्तर पर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और अंततः ये जो यूनिट्स थी, ये यूनिट्स माओवादियों को हराने में सफल रहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे विशेष बात ये रही कि छत्तीसगढ़ में ये जो यूनिट बनाने का काम हुआ, ये जो स्थानीय पुलिस को जोड़ने का काम हुआ, ये बहुत लेट से शुरू किया गया, बहुत देरी से शुरू किया गया। और सबसे विशेष बात ये रही कि तब तक दूसरे राज्यों ने माओवादियों के खिलाफ अपने अभियान को शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो दूसरे राज्यों के माओवादी थे वो भी निकलकर छत्तीसगढ़ में आ गए और छत्तीसगढ़ एक तरह से माओवादियों के आंदोलन का केंद्र बन गया। तो इसी वजह से छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान समय में स्थिति है वो इतनी ज्यादा गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। इसके अलावा अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस पूरी स्थिति को काबू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस तरह के प्रयास किए गए हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों की बात करें तो केंद्र सरकार ने उन राज्यों के लिए मुख्य तौर पर सुरक्षा संबंधी व्यय की व्यवस्था की है। स्पेशल जो सेफ्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसकी व्यवस्था की गई है, ताकि जिन राज्यों में नक्सलवादी मौजूद हैं उन राज्यों में जो सुरक्षा बल हैं उनसे नक्सलवादियों से निपटने के लिए उन्हें बेहतर हथियार दिए जा सकें, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने उन राज्यों के लिए विशेष अवसंरचना योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से मुख्य तौर पर केंद्र सरकार उन राज्यों की स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए फंड प्रदान करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, जो तमाम राज्य हैं, उन राज्यों में अवसंरचना के निर्माण पर जोर दिया जाता है। अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर पैसे खर्च किए जाते हैं, जैसे कि रोड बनाने पर पैसे खर्च होते हैं, इसके अलावा स्कूलों के निर्माण पर पैसे खर्च होते हैं और इस तरह की जो तमाम चीजें हैं जिनके माध्यम से आदिवासी लोगों के जीवन में सुधार किया जा सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार का एक प्रयास ये भी है कि जंगलों के बीच ज्यादा से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क स्थापित किए जा सकें, ताकि जंगलों में संचार व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो सके। जो भी तमाम पुलिस व्यवस्था मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, उसके बीच कम्युनिकेशन को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वहां मौजूद है उनके बीच भी जो कम्युनिकेशन होता है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। तो जाहिर तौर पर इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी तक हम कह सकते हैं कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन को पूरी तरह से हम काबू करने में असफल साबित हुए हैं। और यदि हम नक्सलवादी आंदोलन को काबू करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर इसका सबसे पहला प्रयास यही होगा कि हमें आदिवासी लोगों के जीवन में और ज्यादा सुधार करना होगा। जब तक हम आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक नक्सलवाद आंदोलन को पूरी तरह से सीमित नहीं किया जा सकता, तब तक हमें हिंसा ही हिंसा देखने को मिलती रहेगी। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में संबंध में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि देश में माओवाद की समस्या पर विचार करते हुए इसे रोकने में अब तक प्राप्त सफलता पर चर्चा कीजिए। तो मुख्य तौर पर आपको बताना है कि भारत में जो माओवादी आंदोलन है उसकी कितनी बड़ी समस्या मौजूद है और उसको रोकने में अब तक सरकार कितना सफल साबित हुई है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दंतेवाड़ा जिला कौन से राज्य में मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं, जिन खबरों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।